Good morning, children. How are you? You all are fine? Very good. We were reading about the lesson number 13, Land and Interior of the Earth. जमीन और पृथ्वी के अंदर की सतह के बारे में हम रीड कर रहे थे। सबसे पहले हमने रीड किया सरफेस ऑफ द अर्थ के बारे में। इसके बारे में हमने देखा 29% जो हमारा पार्ट है पृथ्वी का है। इसके अलावा 71% जो पार्ट है वो पानी से कवर किया हुआ है, चाहे उसमें लैंड है, लैंड के अलावा ओशंस हैं, सीज है, पानी का कुछ भी स्रोत अलग से कह सकते हैं अपन, वो सब है। इसके बाद हम रीड कर रहे थे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो हमने पढ़ा अर्थ के लेयर्स के बारे में, उसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में हमने पढ़ा। और अपना उसके बाद उसकी प्लेट्स के बारे में हमने पढ़ा। प्लेट्स में हमने देखा किस तरह की प्लेट्स वगैरह यहाँ होती, टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह इंपॉर्टेंस रखती है इसमें। इसके बाद हमने रीड किया रॉक्स के बारे में, चट्टानों के बारे में, किस तरह से पृथ्वी बनी हुई है, उसकी चट्टानें कैसी हैं। काइंड्स ऑफ रॉक्स के बारे में हमने रीड किया। उसमें 3 तरह की रॉक्स इसमें बताई हुई थी, जैसे इग्न्यूज रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तीनों के काइंड्स हमने देखे। इसके बाद में इग्न्यूज रॉक्स को कंपेयर करने के साथ साथ सेडिमेंट्री रॉक से कंपेयर किया हुआ है, उसके बारे में भी हमने रीड किया, किस तरह से क्या क्या डिफरेंसेस है इसमें कंपेयर में, है ना। उसके बाद हम रीड करेंगे आज मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स कोई भी चीज़ ज़मीन में से खोद करके निकाली जाती है या ऊपरी सतह पे जो जमी हुई है वो मिनरल्स कहलाते हैं। आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिनरल से हम डेली यूज़ जो हम कर रहे हैं, और मिनरल्स के माध्यम से हमारी बॉडी में भी मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि मिनरल्स जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कि रॉक से, चट्टानों से, पत्थरों से या ऊपरी सतह पे हमें मिलता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, मिनरल्स आर दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स। किससे मिलती है? चट्टानों से भी मिलता है। इन अदर वर्ड्स, अ मिनरल मे बी डिस्क्राइब्ड एज ए सब्सटेंस दैट इज़ फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। कहाँ पे पाया जाता है ये? अर्थ के क्रस्ट के सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ हमें मिलता है। इसी के साथ साथ जनरली ये डेफिनेट जो केमिकल कंपोजिशन होता है, मिनरल्स जो ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी रखती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लार्जली कंट्रीब्यूट की हुई है। इसी का मिनरल्स हमारे लिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी रखते हैं, हमारी जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है मैंस की प्रोग्रेस के ऊपर, तो मिनरल्स के माध्यम से पॉसिबल हुआ। क्योंकि डिफरेंट एजेस ऑफ डेवलपमेंट लाइक दोज ऑफ कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन एटसेट्रा थ्रो अ गुड डील ऑफ लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन ह्यूमन हिस्ट्री। Even in the present industrial age, the use of minerals in a variety of ways in our modern industry also shows the economic importance of the mineral. क्योंकि बहुत सालों से, कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, पहले कॉपर टाइम के बारे में, ब्रॉन्ज पीरियड के बारे में, आयरन पीरियड के बारे में, ये चीज़ें जो हमें ज़मीन में से खोद करके निकली या ऊपर निकली, कैसे भी निकला, उसका सबसे पहले जो शुरुआत हुई और अलग अलग मेटल्स का हमने यूज करना शुरू किया, ये सब एक प्रकार से मिनरल्स ही हैं। इसी के साथ साथ हम इस बात को ध्यान रखें कि इसी के ऊपर डिपेंड करती है हमारी इंडस्ट्रियाँ, फैक्ट्रियाँ वगैरह, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक पोजीशन। क्योंकि इंडस्ट्रियाँ, फैक्ट्रियाँ वगैरह जो भी होंगी वो इन्हीं के ऊपर निर्भर करेगी। इन्हीं के माध्यम से इक्विपमेंट, सामान, चीज़ें वगैरह बनाई जा सकती है। हम देखते हैं कि हमारे घर में कोई सी भी सामान या चीज़ उठा करके देखो आप, आपके सामने जो भी चीज़ नज़र आए, चाहे ताला हो, चाहे गेट का हैंडल हो, चाहे आपका ट्यूबलाइट हो, पंखा हो, एनीथिंग, जो भी हम देख सकते हैं सब मेटल से बने हुए हैं। तो छोटी सी ऑलपिन से लेकर के बड़ा सा बड़ी मशीनरी तक भी मेटल से ही बना होता है। क्योंकि ये सब क्या है? एक्चुअल में मिनरल्स हैं। ज़मीन में से खुद के जो निकाली जाती है चीज़ें, वो सारी मिनरल्स कहलाती हैं। यही हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इकोनॉमिक वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है। और मेटल्स जो निकलते हैं ओर की फॉर्म में निकलते हैं। और जानते हो, लोह अयस्क या कोई भी चीज़ जो होती है, कच्चा रॉ मटेरियल जो निकलता है, मिट्टी से मिक्स हुआ जो निकलता है, वो आपका ओर्स कहलाता है, कच्चे फॉर्म में। इसके बाद में हीट दी जाती है, गर्म किया जाता है बहुत अच्छा अलग अलग टेम्परेचर पे। उसके बाद में वो अलग अलग सेपरेट की जाती है। उसके बेसिस पे फिर बाद में हमारे पास में सामान बन करके आते हैं, वो भी उसमें भी कई केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं। मिनरल्स को 2 तरह से बताया हुआ है, 2 काइंड्स के मिनरल्स हैं, एक मेटलिक मिनरल्स, एक नॉन मेटलिक मिनरल्स। मेटलिक मिनरल्स वो सारी चीज़ें जो कि मेटल से हमें मिलती हैं। कैसे मेटल की फॉर्म में मिलती हैं? ये है इग्न्यूज और मेटामॉर्फिक रॉक्स से, जैसे है आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये मेटलिक मिनरल्स कहलाते हैं, मेटल्स के रूप में हम इनको कह सकते हैं। और ये एक प्रकार से इनको बनाने के लिए या इनका जो यूज किया जाता है, एक वायर्स के रूप में किया जा सकता है, एक शीट बन सकती है। जैसे मान लो आप
यहाँ पे हम देखें सिंपली आयरन है, आयरन के वायर भी बनते हैं, आयरन का ऑल भी बनता है, आयरन की बड़ी बड़ी शीट्स भी बनती है आपकी टेबल, स्टूल, बेंचेस बैठने के लिए, और दूसरी चीज़ें मशीनों के माध्यम से ये पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए मेटल से ही बनती हैं। यही कारण है कि गोल्ड और सिल्वर का भी यूज हम करते हैं, इसके अलग अलग फॉर्म में बन सकता है। हम ऑर्नामेंट्स के रूप में यूज करते हैं। गोल्ड जो क्योंकि यहाँ पे क्या है, सबसे कॉस्टली मेटल कहलाता है, सबसे महंगा जो है गोल्ड है। दूसरे मेटल्स भी हैं, कॉपर है, लीड है, जिंक है, लेकिन सबकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। इसके बाद नॉन मेटलिक मिनरल्स। नॉन मेटलिक मिनरल्स वो मिनरल्स कहलाते हैं जिसमें कि कोई मेटल का पार्ट न हो, इससे हम कोई चीज़ें नहीं बना सकते। आप चाहें कि मेट उसका आलपिन की तरह यूज करें, या कोई वायर बना लें, या किसी चीज़ का और तरह का इक्विपमेंट्स बना करके उसका यूज करें, ये पॉसिबल नहीं है। ये आपका नॉन मेटलिक मिनरल्स कहलाते हैं। ये हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं, लेकिन क्ले की फॉर्म में, मिट्टी, सल्फर की फॉर्म में, कोल, कोयले की फॉर्म में, पेट्रोल, सब चीज़ें जो ज़मीन में से निकाली जाती हैं वो सब आपको मिनरल्स ही हैं। तो ये सब पेट्रोल है, साल्ट है, हम लोग यूज करते हैं, उसको घोल करके पानी में पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, खाने में डाला जा सकता है। लेकिन ये क्या है, ये एक्चुअल में आप कहोगे कि शुगर भी, उसको भी घोला जा सकता है। हाँ, शुगर को घोला जा सकता है, लेकिन वो आपकी मिनरल्स में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको हमारे द्वारा नेचुरल फॉर्म में नहीं मिला है, उसको बनाई जाता है, मशीनों के द्वारा बनाई जाती है, और उसके बाद में हमारे तक पहुंचती है उस फॉर्म में गन्ने के बना करके। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं एक्चुअल में नेचुरल फॉर्म में मिलती हैं। क्ले है, सल्फर है, कोल है, पेट्रोलियम है, साल्ट है, बहुत सारी और दूसरी यहाँ पे केमिकल्स आइटम्स हैं जो कि नॉन मेटलिक मिनरल्स के रूप में कहा जा सकता है उनको। ये हमारे ध्यान रखने वाली बात है। कोल और पेट्रोलियम जो कि मेजर सोर्सेस हैं एनर्जी के, ये डिपॉजिट्स हैं जो कि यहाँ पे कई सालों से चले आ रहे हैं और ज़मीन में नीचे गहराई में जमे हुए हैं, उसी की फॉर्म में जो चेंज होकर के अब हमारे पास पहुँच रही है। ठीक है, तो ये नॉन मेटलिक मिनरल्स थे। इसके बाद में चेंजिंग लैंड फॉर्म्स के बारे में। लैंड सरफेसेस जो हमारे अर्थ की है, इतनी ज़्यादा सेम नहीं है हर जगह, सब जगह चेंजेस देखने को मिले। इट इज़ नॉट स्मूथ, इट इज़ वेरी अनइवन और इरेगुलर इन वेरीज इन हाइट। वी सी लार्ज वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज हैं, वाटरफॉल्स हैं, लॉफ्टी पीक्स हैं, माइटी रिवर्स हैं। ये सब हम देखते हैं कि अलग अलग मिट्टी की शेप जो है, कहीं ऊंचा होगा, कहीं नीचे होगा, कहीं पत्थर हार्ड होगा, कहीं सॉफ्ट होगा, कहीं मिट्टी अलग तरह की शेप में देखने को मिलेगी, कहीं आपको झरने देखने को मिलेंगे, कई पठार पथरीले इलाके देखने को मिलेंगे, कई आपको पर्वत देखने को मिलेंगे, कई आपको झरने भी देखने को मिलेंगे। तो कई जगह अलग अलग जगहों पे हम देखते हैं कि सब, वहाँ पे कई ऐसी भी जगह जहाँ मिलेगी आपको कि नदियाँ निकल रही हैं। तो ये सब हम नेचुरल जो चीज़ें हैं हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और आए दिन हम देखते हैं। तो ये सारी जो लैंड फॉर्म्स हैं बनती हैं और बिगड़ती हैं, ये चलती रहती है। ये लैंड फॉर्म्स हैं क्रिएट करती है टेक्टोनिक या पर्टेनिंग टू बिल्डिंग्स एक्टिविटीज़ के हिसाब से, जिसमें कि मूवमेंट जो होता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स में। और ये रेफ़र किया हुआ है किसके माध्यम से? जो यहाँ ऊपर की तरफ हमने बताया वो सारी चीज़ें हैं। कुछ जो इन लैंड फॉर्म्स हैं वो किस पे डेवलप होती हैं? वो डेवलप होती है लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, बहुत लंबा टाइम लगता है उनको। ये वास्तविक स्थिति है कि सरफेसेस जो अर्थ है ये भी एक प्रकार से सब्जेक्टेड है, चेंज होता रहता है। कई हम देखते हैं कि आज भी परिवर्तन हो रहा है। ये लैंड फॉर्म्स जो चेंज होती है लगातार बढ़ती रहती है, इनमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। कई बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज होती है, कई धीरे धीरे चेंज होती है। तो माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, ये मेजर लैंड फॉर्म्स के रूप में जाने जाते हैं। माउंटेन्स जानते हो? माउंटेन्स पर्वत, वो सब पर्वत हैं जैसे कि एक प्रकार से पत्थर का बहुत हार्ड सरफेस वहाँ पे है, अर्थ के ऊपर इम्पोर्टेंस रखते हैं, स्लो मूवमेंट वहाँ पे होता है, अर्थ क्रस्ट का सबसे ऊपर पार्ट है। कई बार कई फोल्डिंग वगैरह होती है, निकलते हैं ज़मीन से, उसके बाद में जमने के बाद में ये एक प्रकार से स्लो प्रोसेस है जो हम आगे बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो किस तरह से माउंटेन्स वगैरह बनते हैं? माउंटेन्स जनरली ग्रेट हाइट्स पे होते हैं, शार्प स्लोपिंग सरफेस भी हम देख सकते हैं। हिमालय, एल्प्स, एंड्स, रॉकीज़, ये स्पेशल जो एग्जांपल्स हैं माउंटेन्स के जो कि विशेष रूप से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है प्लेट्यूज। प्लेट्यूज कहलाते हैं आपके पठारी इलाका। पठार पहाड़ी इलाकों के साथ साथ जो बहुत हार्ड स्पेस प्लेसेस हैं, जो हिल्स, पहाड़ियाँ हैं, मैदान हैं, ऑक्यूपाई करते हैं बहुत बड़े एरिया जो अर्थ सरफेस का है। जनरली लगभग 300 मीटर्स का उनकी, या उससे भी ऊपर वाली जो सतह है समुद्र से, उससे जाना जा सकता है। यही सरफेस दे हैव हार्ड एंड स्टोनी सरफेसेस।
and are unsuitable for agriculture purpose but they are generally rich in minerals। उसमें मिनरल्स वगैरह तो खूब मिल सकते हैं, लेकिन वो क्या है, एग्रीकल्चर पर्पज के हिसाब से सुटेबल नहीं होती है। होल ऑफ साउथ इंडिया एंड अफ्रीका आर नथिंग बट एक्सटेंसिव प्लेट्यूज। पूरा जो साउथ इंडिया का इलाका है, कुछ जो अफ्रीका का इलाका है, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि प्लेट्यूज हैं। तिब्बतियन प्लेट्यू जो वर्ल्ड्स के हाईएस्ट प्लेट्यू के रूप में जाना जाता है, सबसे ऊंचा पठार जो तिब्बत का पठार के नाम से जाना जाता है, कभी आपने सुना हो। इसका प्लेन्स, प्लेन्स जानते हो, मैदान, मैदान वो जगह, प्लेन इज एन एक्सपेंस ऑफ लो एंड नियरली लेवल लैंड, जो कि सतह जहाँ पर कि हम जहाँ पे रह रहे हैं पूरे मैदानी इलाका है, समतल जगह है, एक फ्लैट प्लेस हम कह सकते हैं। तो ये स्लोप जो प्लेन के हैं धीरे धीरे यहाँ पे कभी भी पहले बिगड़े हुए नहीं हैं। अधिकतर जो प्लेन्स हैं ये किससे बनते हैं, सिल्ट डिपॉजिट होने के बाद बनते हैं। द डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट ब्रोट अबाउट रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। कई बार आपने देखा होगा बारिश में, जब बारिश होती है तो उसके साथ रेत, मिट्टी, कंक्रीट सब आकर के जम जाता है, और वो जब इसको वापस हटाया नहीं जाता समुद्र वाली सतहों पे, कई नदियों के आसपास वाली जगहों पे, तो वो इलाके बहुत सालों तक जमे रहते हैं और उसके बाद में वो एक हार्ड सरफेस के रूप में चेंज हो जाता है। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। यहाँ पे नदियों के साथ साथ फर्टिलिटी वगैरह भी बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि पानी की सतह एक लेवल पे हो जाती है। ज़मीन को खेती करने के हिसाब से उनको अलग से सारे मिनरल्स वगैरह पानी बह करके आते हैं तो उसमें मिल जाता है। ये और यही कारण है कि यहाँ ब्रह्मपुत्र प्लेन्स वगैरह, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन वाले जो इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी या एक प्रकार से फर्टाइल लैंड्स वगैरह वो होती हैं। कुछ प्लेन्स हैं बहुत ही कम वहाँ उनको वर्षा मिलती है, लेकिन कई ऐसे प्लेन्स भी हैं जहाँ कहीं बिल्कुल भी वर्षा नहीं हो। कई ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर कि डेजर्ट ही हो जाता है, क्योंकि नदियाँ वगैरह एक साथ बह करके आती हैं और उसके बाद चेंजेस होते रहते हैं। तो हमने आज जो पढ़ा ये आपको बताया मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स में दो तरह के मिनरल्स हैं स्पेशल, मेटलिक मिनरल्स और नॉन मेटलिक मिनरल्स। मेटलिक मिनरल्स जिससे कि मेटल बनता है, नॉन मेटलिक मिनरल्स जिसमें कोई मेटल का पार्ट नहीं होता। उसके बाद में लैंड फॉर्म्स के चेंजेज किस तरह से होते हैं उसके बारे में पढ़ा, माउंटेन के बारे में पढ़ा, प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा, और प्लेन्स मैदानों के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट टाइम हम रीड करेंगे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के बारे में, ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो आप इसको रीड करना, फिर से ध्यान से देखना, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके।